नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं डॉक्टर शाइस्ता खान एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ। मेरा आज का सब्जेक्ट है ल्यूकोरिया यानी श्वेत प्रदर। और ज़्यादातर मैं जैसे कि पिछली बार भी मैंने बताया था कि विमेन हेल्थ के ऊपर हम लोग एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बात की थी पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, और इस बार मैं चर्चा करने वाली हूँ ल्यूकोरिया के बारे में कि ल्यूकोरिया है क्या। दोस्तों, अगर आयुर्वेद की बात करूं तो ल्यूकोरिया को श्वेत प्रदर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं आम जबान में बात करूं, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग बात करते हैं, तो आम तौर पे इसे बोला जाता है सफ़ेद पानी की शिकायत। ज़्यादातर लोग यही वर्ड यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं कोई सब्जेक्ट लेती हूँ तो बात करती हूँ उसके लक्षणों के बारे में, उसके कारण के बारे में, उसके निवारण के बारे में, और क्या है वो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बात करूँगी मैं ल्यूकोरिया के बारे में कि ल्यूकोरिया है क्या। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में इसे श्वेत प्रदर के नाम से जाना जाता है। और कितनी एज में स्टार्ट होता है ये दोस्तों, 14 साल से प्रौढ़ अवस्था तक की, अगर महिलाओं की बात करूँ, मैं अति वृद्धावस्था तक की भी बात करूँ, तो ल्यूकोरिया हो सकता है। इतना डिफरेंस रहता है। और आजकल क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो प्यूबिक एज है, जो एक कहना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो छोटी बच्चियों को बहुत छोटी उम्र में भी शुरू होने लग गए हैं। तो अब 14 साल तो नहीं, मैं यही कहूँगी कि बहुत और छोटी उम्र में भी ल्यूकोरिया के शिकार होने लगे हैं। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो ल्यूकोरिया को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। एक होता है स्वाभाविक ल्यूकोरिया और एक होता है अस्वाभाविक ल्यूकोरिया। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। स्वाभाविक क्यों कहते हैं इसको? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, ठीक, या जो एक एग बनने का जो टाइम होता है ओवरीज के अंदर, जब बर्स्ट होते हैं, उस दौरान एक सफ़ेद पानी विजाइना के अंदर से निकलता ही है। यूट्रस उसे आगे प्रोसीड करता है। वो सफ़ेद पानी को हम ल्यूकोरिया की शिकायत नहीं कहेंगे क्योंकि वो स्वाभाविक है। इसीलिए इसको स्वाभाविक ल्यूकोरिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती। सफ़ेद एक तरल पदार्थ होता है जो धीरे धीरे उस योनि द्वार से बाहर निकलता है, इसलिए इसको स्वाभाविक ल्यूकोरिया कहा जाता है। इससे बीमारी में काउंट मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हर चीज़ को बीमारी ही बना देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है अस्वाभाविक ल्यूकोरिया। ऑफ कोर्स ये अस्वाभाविक है, तो ये एक बीमारी है और एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ये एक ऐसा नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद स्टार्ट होता है। ये कभी भी हो सकता है और कितनी भी तेज़ी से हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी होता है। कभी कभी इसमें क्लॉट्स आनी भी शुरू हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट्स नहीं, वाइट क्लॉट्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, पूरे पूरे टुकड़े निकलने लगते हैं ल्यूकोरिया के। और ये कभी कभी बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। इसका कलर कई बार येलो होता है, कई बार लाइट पिंक होता है, कई बार लाइट ब्राउन भी होता है। तो इसे हम बोलते हैं अस्वाभाविक ल्यूकोरिया। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि अस्वाभाविक क्या होता है और स्वाभाविक क्या होता है। तो जैसे कि मैं हमेशा बात करती हूँ, क्या है, हमने ये भी आपस में डिस्कस किया कि कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग बात करेंगे कारण के बारे में, ठीक है। कारण क्यों होता है ल्यूकोरिया, क्या वजह है ल्यूकोरिया होने की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो रीज़न मैं मानती हूँ, सबसे ऊपर में इसको रखती हूँ, वो है सफाई का ध्यान ना रखना। जी हाँ, अगर ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये मान के चलिए कि ये सफाई के अभाव के कारण ही होता है, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है ट्रिकोमोन्स, उसके कारण इसके बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे, और इसी कारण ल्यूकोरिया को आगे इतना ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आता है। दोस्तों, ल्यूकोरिया अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि एक तरह का बीमारी है। एक लक्षण मानते हैं हम लोग इसको, एक लक्षण होता है, लेकिन जब ये अपनी वर्स्ट कंडीशन में पहुंचता है, ऑफ कोर्स ये फिर एक डिजीज़ में काउंट होना शुरू हो जाता है और आगे कई सारे डिजीज़ को जन्म दे सकता है। ये एक रीज़न होता है। तो सबसे पहले तो सफाई का अभाव। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी महिलाओं को जब मैं चीज़ें पूछती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करती हूँ, ऑफ कोर्स जब कोई इलाज के लिए आता है, तो मैं एक चीज़ ये भी पूछती हूँ कि आप
इंटीमेट हाइजीन का कितना ध्यान रखते हैं, मतलब जो हमारे इंटीमेट पार्ट्स हैं उन्हें कितना आप क्लियर करके रखते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स को ये पता ही नहीं है कि इंटीमेट पार्ट्स की सफाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऑफ कोर्स अगर आप यूरिन या डिस्पोज करते हैं या आप स्टूल डिस्पोज करते हैं, अगर आप प्रॉपर उस एरिया को वॉश नहीं करते हैं या स्नान करते समय अगर आप प्रॉपर उस एरिया को वॉश नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। और बात यहाँ महिलाओं की नहीं है, चाहे पुरुषों में ल्यूकोरिया नहीं होता बट अन्य कई बीमारियाँ होती है, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इंटीमेट पार्ट्स को हम कितने अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी फ्रेंड्स की मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ इस वक्त, बीच बीच में मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी, बट आप सभी के प्यार का और जो मुझे हार्ट्स और थम्स अप जो दिखाई दे रहा है उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक रीज़न तो ये भी होता है कि सफाई का अभाव होना या सफाई ना रखना। दूसरा रीज़न होता है बार बार अगर किसी को मिसकैरेज हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है या बार बार खुद महिला मिसकैरेज कर रही है, अर्थात वो कोई पिल्स खा रही है, कोई किट खा रही है जिससे कि मिसकैरेज हो जाए, गर्भपात हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि आजकल की बिजी लाइफ में क्या होता है कि बार बार प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं की जा सकती, या कई बार महिला का जो शरीर होता है वो इस काबिल नहीं होता कि वो बार बार प्रेग्नेंट हो सके। ऐसे में क्या होता है, ऑफ कोर्स कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढा जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई जाती हैं, किट्स खाए जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो यूट्रस होता है हमारा बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी वॉल्स जो होती है यूट्रस की बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर नतीजा क्या होता है, इस तरह की बीमारियाँ, ल्यूकोरिया भी स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक रीज़न होता है। अगला मैं अगर रीज़न बताऊँ आपको, तो डायबिटीज़ की जो पेशेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स जब वो यूरिन डिस्पोज करते हैं और अगर वो ठीक से क्लीन अप नहीं कर रहे हैं, अगर ठीक से सफाई नहीं रख रहे हैं, तो उन्हें फंगल इन्फेक्शन होने का ख़तरा रहता है, और यही फंगल इन्फेक्शन आगे चलकर ल्यूकोरिया को न्योता देता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर अगली मैं कारण की बात करूँ, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव, यानी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं होना। दोस्तों एक बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है तो कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हम पे आसानी से अटैक कर सकता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ल्यूकोरिया की महिलाएं शिकार हो जाती हैं। तो बेहतर है कि हम लोग अपने खान पान पर ध्यान दें, अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, जिससे हम इन सब बीमारियों से बच सकें। एक और कारण है जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, वो है बहुत छोटी उम्र में गर्भ धारण कर लेना, मतलब प्रेग्नेंट हो जाना। पुराने ज़माने में ये आम बात थी, लेकिन पुराने ज़माने में बीमारियाँ भी नहीं थी। बीमारियाँ भी मैं बताऊँ तो पिछले कुछ सालों में ही शुरू हुई हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि छोटी उम्र में ऑफ कोर्स जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शरीर उतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, और ऐसे में अगर कोई गर्भ धारण कर लेती है, कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री गर्भ धारण करती है, तो उसे काफ़ी चैलेंजेस का सामना कर पड़ सकता है। हो सकता है उसका शरीर उस वक्त उस काबिल ना हो कि वो उस अवस्था को, उस प्रोसेस को पूरा कर सके, और कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों का शिकार हो जाती है। एक अगला कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है कॉपर टी। आप सभी ने सुना होगा कॉपर टी। कई बार ऐसा होता है कि अनचाहे गर्भ को मतलब हटाने के लिए, या मतलब बार बार कोई प्रेग्नेंट अगर महिला नहीं होना चाहती है, तो वो इस तरह के कुछ छोटे छोटे माइनर सर्जरीज करवाती है, जो कॉपर टी लगवाया जाता है। कहीं ना कहीं एक नेचुरल प्रोसेस अगर हम उसे रोकते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे परेशानी क्रिएट करता है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ल्यूकोरिया के होने का। अगला अगर मैं रीज़न या लक्षण, मैं कारण की बात करूँ कि क्या हो सकता है, तो तनाव या अपने क्षमता से ज़्यादा कार्य करना। मतलब एक शरीर की एक दिमाग की एक क्षमता होती है कि हम इतना ही कार्य कर सकते हैं। अगर आप उस पर ओवरलोड कर देंगे तो क्या होगा, शरीर पे कहीं ना कहीं असर आना शुरू हो जाता है। मैं मिसाल के तौर पर एक मोबाइल ले लीजिए, एक मेमोरी कार्ड ले लीजिए। एक मेमोरी कार्ड होता है आपके मोबाइल में, और वो तभी तक अपने अंदर चीज़ें स्टोर कर सकता है जब तक उसकी जो उसकी स्पेस है वो भरेगी नहीं। जैसे ही उसकी स्पेस भरती है, क्या आप एक भी ऐप या एक भी पिक्चर अपने मोबाइल में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उस पर लिखा हुआ आ जाएगा स्पेस नहीं है।
उसी प्रकार हम लोग अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा, जुल्म करते हैं कि उस पर हमें अपने मानसिक जो हमारी क्षमता है, हमारी शारीरिक जो क्षमता है जो कार्य करने की, उस पर हद से ज़्यादा करना भी एक तरीके से नुकसान देता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे शरीर पर बीमारियों के रूप में उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। अगला जो कारण मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ और आप सभी अग्री करेंगे इस बात से। एक चीज़ मैं आप सभी से पूछूंगी, कुछ समय पहले तक, मैं बात कर रही हूँ 10-15 साल पहले, एक प्यूबिक एज, प्यूबर्टी की एक एज हुआ करती थी। एक कहना चाहिए कि जो एक एज में जब कहा जाता था कि मेंसेस शुरू हुआ करते थे, वो हुआ करती थी 13 साल, 14 साल या 15 साल। लेकिन आज की अगर मैं एज की बात करूं तो बहुत ही कम उम्र में छोटी बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए। क्या रीज़न बताएंगे आप? बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो प्राइम रीज़न इस वक्त डॉक्टर्स मानते हैं वो है कहीं ना कहीं ये मोबाइल, कंप्यूटर्स और इंटरनेट। मैं ज़्यादा विश्लेषण तो नहीं करूँगी इस बात का, लेकिन हम सभी जानते हैं कि बच्चों के हाथ में जो मोबाइल आ गए हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, जिनमें डेटा फ्री होता है, ऑफ कोर्स यूट्यूब पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर अश्लील साहित्य दिखाया जाता है। देखिए, पुराने ज़माने में अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें बच्चों को 12वीं क्लास में बायोलॉजी में पढ़ाई जाती थी, या जब अब वो लोग मेडिकल कॉलेजेस में जाते थे तब पढ़ाई जाती थी, या बीएससी करते थे तब पढ़ाई जाती थी, वो आज छोटे छोटे बच्चे अपने मोबाइल्स पर देखते हैं, अपने कंप्यूटर्स पर और लैपटॉप पर देखते हैं। अभिभावक या माता पिता कब तक बच्चों के मोबाइल में झांकते रहेंगे? कब तक? कहीं ना कहीं उन्हें भी स्पेस देनी होती है कि बच्चों को अपना होमवर्क करना है, क्या करना है। और इतना करने के बाद बच्चों के माता पिता को नहीं पता होता कि बच्चे मोबाइल में या इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों, ल्यूकोरिया का होने का। काफ़ी डॉक्टर जिसको बोल चुके हैं कि ये भी एक कारण होता है, बट ऑफ कोर्स ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है। एक अगला कारण मैं अगर आप सभी के साथ शेयर करूं, जो ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं जिससे जूझ रही हैं, वो है सैनिटरी पैड्स। अगर आप सही कंपनी का सैनिटरी पैड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और सैनिटरी पैड्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो एक लीक लॉक सिस्टम वाला जो एक आजकल एक फिनोमिनन चला हुआ है कि लीक लॉक सिस्टम, क्या आप जानते हैं कि उस पैड में क्या यूज़ किया जाता है? वो जेल क्या है जो उस लीकेज को लॉक कर रहा है अपने अंदर? 95% महिलाओं को जो यूट्रस कैंसर हो रहा है वो इन्हीं पैड्स की वजह से हो रहा है। तो ज़रा समझ के रहें और अपने पैड को बहुत सावधानी से चुनें कि जो सैनिटरी पैड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो किस कंपनी के हैं। कहीं आपको उनसे इरिटेशन या इचीनेस तो नहीं हो रही है, आपको बर्निंग सेंसेशन फील तो नहीं हो रहा है इंटीमेट पार्ट्स में? अगर हो रहा है तो फ़ौरन से पेशतर उन सैनिटरी पैड्स को चेंज कर दीजिए, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अब तक मैंने बात की कि कारण क्या क्या है। कारण बहुत सारे हैं दोस्तों, बट जो प्राइम रीजंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे लक्षण के बारे में कि क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण है इंटीमेट एरिया में, यानी योनि द्वार के पास या पूरे इंटीमेट पार्ट्स में खुजली होना, और बहुत भयानक तरीके से होना। मतलब इतनी ज़्यादा होना कि कुछ महिलाएं यहाँ तक मुझसे मतलब जब आती हैं, पेशेंट बताती हैं कि हम लोग बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि घर में पिताजी भी होते हैं, हमारे पति, हमारे ससुर जी हो सकते हैं, बड़े छोटे का लिहाज करना पड़ता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को रोक पाना। ऑफ कोर्स एक बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है कि किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज किया जाए। तो एक लक्षण ये भी होता है। दूसरा लक्षण होता है लोअर एब्डोमेन में और लोअर बैक में भयानक दर्द उठना। मतलब टीस वाला दर्द उठता है इस तरीके से, जो रह रह के उठता है। पेड़ों में भी यही होता है अगर मैं बात करूँ तो, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये भी एक रीज़न है। अगला जो लक्षण है वो है चक्कर आना
या कमज़ोरी महसूस होना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि खड़े हुए तो चक्कर आ गए, लेटे तो अचानक चक्कर आ गए, उठ के बैठने में अचानक से चक्कर आ गए, ये सब चीज़ें होती है। कमज़ोरी फील होना, मतलब हाथ पैर बिल्कुल गिरे गिरे महसूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर ऐसा लगता है कि बिल्कुल जान ख़त्म हो गई है, हाथ पैरों में अजीब सी झंझनाहट फील होती है, ये भी एक लक्षण होता है ल्यूकोरिया का। इसके अलावा पेशाब बार बार आना, बार बार आपको ऐसा लगेगा पेशाब आना, और कहीं ना कहीं जब आप बैठेंगे तो आपके जो जो एक यूरिनल पार्ट्स हैं, अगर मैं बात करूँ, उन पर प्रेशर पड़ता है, ये भी एक लक्षण होता है। उसके अलावा भूख ना लगना, कई बार रोगिणी यानी मरीज़ ये बोलती है कि मुझे भूख नहीं लग रही, कि अचानक खाना तो मेरे सामने होता है पर मुझसे खाया नहीं जाता, तो ये भी एक लक्षण होता है ल्यूकोरिया का। उसके अलावा मतली होना है, स्पेशली जब सुबह सुबह उठती हैं और कुछ खाया नहीं होता, खाली पेट होती है, तो काफ़ी सारी लेडीज़ इस बात की शिकायत करती हैं कि हमें मतली फील होती है, नॉसियस लगता है, तो ये भी एक रीज़न होता है। उसके अलावा कई सारे लक्षण है दोस्तों, काले घेरे पड़ जाते हैं आंखों के आसपास, ये पूरा पार्ट आप देखेंगे तो ये हमारी आईलिड और ये हमारे आई बैग्स काफ़ी हद तक बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, ये भी एक लक्षण होता है ल्यूकोरिया का। उसके अलावा काफ मसल्स में पेन, पिंडलियों में खिंचाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई रगे खींच रहा है, तो ये भी एक लक्षण होता है ल्यूकोरिया का। उसके अलावा शरीर में भारीपन लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई धक्का दे के हमसे काम करवा ले, ठीक से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है महिलाएं, तो ये भी एक लक्षण होता है ल्यूकोरिया का। जैसे कि मैंने अभी तक बात की कि ल्यूकोरिया होता क्या है, ठीक है, क्या कारण होते हैं ल्यूकोरिया के, क्या क्या लक्षण होते हैं ल्यूकोरिया के, किस तरीके से ये है, मतलब प्रोग्रेस करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे लक्षण और कारण मैंने आपके साथ शेयर किए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों को जन्म देता है। कई बार ऐसा होता है कि ल्यूकोरिया बढ़ते बढ़ते बढ़ते, एक नॉर्मल ल्यूकोरिया होता है, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या होता है, उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर ये अपनी वर्स्ट कंडीशन में जाए तो महिलाओं को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, वो ठीक से कंसीव नहीं कर पाती हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑफकोर्स अगर योनि में से कोई सराव हो रहा है तो ऑफकोर्स वो यूट्रस के थ्रू हो रहा है, वो अपने आप से नहीं हो रहा है, यूट्रस के थ्रू हो रहा है। यूट्रस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। मेरे पास एक बहुत ही वर्स्ट केस आया था, अगर मैं बताऊं आपको, जिसको डॉक्टर्स ने यूट्रस रिमूव करने की बात करती थी कि आप यूट्रस निकलवा दीजिए कि आप माँ नहीं बन पाएंगी, तो इसे रिमूव करा दीजिए। हुआ क्या था कि यूट्रस की दीवारों पर छेद हो गए थे। ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है ल्यूकोरिया की दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा माना जाता है, बहुत ही ख़राब माना जाता है कि आप यूट्रस की दीवारों पर अगर छेद हो जाए, कैसे कंसीव कर ली कोई लेडी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस भ्रूण में जो एक पानी होता है, जो बेबी होता है, उसे वो कैरी ही नहीं कर सकती। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अगर ल्यूकोरिया को आप हल्के में मत लीजिए, अगर शुरू में अगर आपको इसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या आपको लग रहा है आपके पेशेंट्स में इसके सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो फ़ौरन आप इसका इलाज करना शुरू कीजिए, जितना जल्दी हो सके। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बात हम लोग कारण पे भी करते हैं, लक्षण पे भी करते हैं, अब मैं बात करूँगी निवारण के ऊपर कि किस प्रकार हम इसका निवारण कर सकते हैं, कि ल्यूकोरिया से हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में आप सभी से चर्चा करूंगी। तो सबसे पहली जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑफ कोर्स मैं देखिए घरेलू नुस्खों की बात करती हूँ और मैं हमेशा बात करती हूँ आयुर्वेद को लेकर। तो सबसे पहली जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जो आप इजीली मिल सकती है आपके पास, वो है आंवला। जी हाँ, आंवला मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पीसीओडी के बारे में मैंने आप सबको बताया था, और आंवला मैं इसमें भी बताना चाहूँगी आपको, क्योंकि ऑफकोर्स आंवला मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है कि
वात पित्त और कफ को मैनेज करने की शक्ति रखता है। ऑफ कोर्स अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आंवला से आप क्योर कर सकते हैं। आंवला पाउडर आपको लाना है, आंवला आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है या आपके किसी जानकार को, आपके पेशेंट को ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें आंवला पाउडर सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आंवला पाउडर आप हाफ स्पून से स्टार्ट कर सकते हैं और 1 स्पून तक दे सकते हैं। इसमें कोई भी आपको वात पित्त कफ डायग्नोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता है। तो आंवला आप दे सकते हैं, ल्यूकोरिया में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ऐसा मत सोचिए कि ल्यूकोरिया हो तो ही हम आंवला स्टार्ट करें। आंवला आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आंवला की सब्ज़ी बना लीजिए, आंवला कैंडीज़ अवेलेबल है, आंवला का मुरब्बा मिलता है, आंवला की टैबलेट्स मिलती हैं, आंवला का पाउडर मिलता है। अगर आंवला आप घर पे लाकर पीसना चाहें तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं जब भी आंवला पाउडर बनाती हूँ तो सूखा आंवला ला के उसे सुखा के उसके बाद उसे अच्छे से कूट के ग्राइंड करके उसके बाद फिर उसका सेवन करती हूँ। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगला जो मैं इसका इलाज बताऊंगी बड़ा ही सिंपल है और आराम से अवेलेबल है, आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, वो है केला, बनाना। अगर महिलाओं में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, छोटी बच्चियों में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम लोग ऑफ कोर्स हम दवाइयाँ मैं सजेस्ट करना नहीं चाहती, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही ठीक हो जाए। तो केला एक बहुत बड़ा, एक मान लीजिए कि बहुत बड़ी दवाई अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आसानी से अवेलेबल है। अब करना क्या है आपको, आप चाहें तो बनाना वैसे भी खा सकते हैं सुबह खाली पेट, क्योंकि कहा जाता है, मेरे फादर एक बात कहा करते थे कि केला अगर आप सुबह मॉर्निंग में खाते हैं तो सोने की तरह है। सोना मतलब गोल्ड है। अगर आप दोपहर में, अगर आप थोड़ा सा और आगे दोपहर में खाते हैं तो वो चांदी बन जाता है। अगर आप शाम में खाते हैं तो वो कांसे के गुण देता है, और अगर आप रात में खाते हैं तो वो मिट्टी बन जाता है, यानी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप उसके औषधीय गुण लेना चाहते हैं तो उसको मॉर्निंग में खाइए। बच्चियों को, अगर वाइफ है घर में, महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप किसी से ये कहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। केले को खाना किस तरीके से, वो मैं आपको बता दूं कि अगर इस पर्टिकुलर अगर आपको डिजीज़ है तो कैसे इसका सेवन करना है। आप चीनी के साथ खा सकते हैं, ठीक है। चीनी आप अगर चाहें तो उसके पीसेस करके ऊपर से चीनी डालकर, अगर डायबिटिक है तो बिल्कुल भी मत खाइएगा चीनी डालकर, बट नॉर्मल है तो खा सकते हैं। आप चीनी के साथ सेवन करेंगे, 1 हफ्ते में आपको ल्यूकोरिया में आराम आ जाएगा। अगर डायबिटिक है तो उसका सेकंड ऑप्शन दे रही हूँ मैं, आप मक्खन के साथ खा सकते हैं। जी हाँ, मक्खन अगर हल्का सा, अभी गर्मियाँ हैं तो थोड़ा पिघला हुआ ही होता है, तो उसके साथ लगा के अगर आप खाते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा आराम देगा 7 से 14 दिन के अंदर अंदर। उसके अलावा एक बहुत ही डेडली एक मैं इलाज बता रही हूँ, और बहुत अच्छा इलाज है, बड़ी जल्दी आराम आता है उससे। करना क्या है, बनानों को बीच में से आप कट कीजिए और 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम फिटकरी का पाउडर लेके उस पर बीच में बुरक दीजिए, ठीक, और उसका सेवन करवाइए। 1 हफ्ते के अंदर ल्यूकोरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर ध्यान रहे कि जब फिटकरी मुंह में जाती है तो थोड़ी देर के लिए जो मुंह का टेस्ट है वो बिल्कुल गायब हो जाता है और मुंह सुन्न हो जाता है। तो घबराए नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। और मात्रा जो है वो 1 ग्राम ही रखनी है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अगला जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है जामुन। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आप सभी से डिस्कस किया था कि जामुन कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है पीसीओडी के लिए, इक्वली वो फ़ायदेमंद होती है ल्यूकोरिया के लिए भी। अगर किसी को श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो जामुन का अब सीज़न चल रहा है। 100 ग्राम अगर आप रोज़ खा लेते हैं, कोई महिला अगर इस समस्या से जूझ रही है, नहीं भी जूझ रही तो भी खा लीजिए। यूट्रस और ओवरीज के लिए वरदान है जामुन, बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप खा सकते हैं। अगला जो मैं रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, सीमा जी जूस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं कई बार रिपीट करती हूँ। अगर आप जूस लेते हैं तो बरसात के दिनों में मत लीजिएगा। जो आंवला जूस का जो सही टाइम होता है वो होता है होली के बाद से सावन से पहले तक का। सावन का महीना शुरू हो चुका है तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी आंवला जूस लेने के लिए, ठीक है। आप आंवला को किसी और फॉर्म में ले लीजिए। हाँ, लू के वक्त और तेज़ गर्मी के वक्त या होली के बाद आप उसका सेवन कर सकती हैं। आंवला जूस का बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगला जो मैं आपको बताने वाली हूँ इलाज, वो है अंजीर।
अंजीर मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं अंजीर के अंदर। और इसको सेवन कैसे करना है, आपको रात को भिगो के रखनी है अंजीर, और सुबह उसको या तो आप अच्छी तरह पीस के उसका चटनी बना के सेवन करें, या मुंह में इतना चबाएं कि उसकी चटनी हो जाए और फिर उसको निकल लें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप इनमें से 2-3 को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो किसी एक को लेकर चल सकते हैं। मतलब इनमें कोई भी आपको नुकसान देने वाली चीज़ नहीं है जिसमें आपको किसी डॉक्टर के परामर्श की ज़रूरत पड़े। ठीक है, अगला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या आप कर सकते हैं इसके ल्यूकोरिया के लिए, वो है त्रिफला। त्रिफला हम सभी जानते हैं, महर्षि चरक ने चरक संहिता में कहा है कि त्रिफला अकेली 72 बीमारियों का इलाज है। 72 बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है, उनमें से एक ल्यूकोरिया भी है। बट ध्यान रहे कि त्रिफला की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा बात करता है कि जब भी हम किसी को कोई रेमेडी प्रीफर करते हैं, उसकी आयु, उसका लिंग, उसका वज़न, सभी कुछ ध्यान में रख के हमें दवाई देनी होती है। और कोशिश कीजिएगा अगर किसी व्यक्ति के पेट में या आंतों में गर्मी रहती है तो त्रिफला की बहुत ही कम मात्रा दें, मतलब आधे चम्मच से ज़्यादा उसे त्रिफला सजेस्ट ना करें, नुकसान हो सकता है उसको। ठीक है, इससे ज़्यादा त्रिफला आप उसको सजेस्ट ना करें। अगला मैं आपको एक रेमेडी बताने वाली हूँ। रवि जी, मैंने हर तरह के आंवला जूस की मना किया है, हर तरह का आंवला जूस, चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो बैद्यनाथ का हो। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप जूस पीना ही चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी गिलोय रस लीजिए, क्योंकि गिलोय में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने की शक्ति होती है। अगर गिलोय रस आप कभी भी ले लीजिए, 12 महीने पी लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आंवला रस को मैं स्पेशली पर्टिकुलर इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि ये जोड़ों में दर्द कर देता है बरसात के दिन में पीने में, और ये मैंने पता नहीं कितने केसेस देखे हैं, अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दें, ना कि अपने पास से आप मुझे ये मत बोलिए कि अभी किशोर जी शायद एलोवेरा बोल रहे हैं। एलोवेरा के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी दोस्तों, एलोवेरा वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन गिलोय सबका बाप है। आप चाहे आंवला रस की बात कर लीजिए, आप गिलोय रस की, आंवला रस ऑफकोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी गिलोय रस सबका बाप है। बाप का मतलब समझते हैं ना आप, तो गिलोय रस का सेवन कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए, क्योंकि गिलोय में ऑटोमेटिकली, गिलोय आप जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, और अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी तो किसी भी प्रकार का संक्रमण, किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, किसी भी तरह की कैविटी, कोई भी ऐसी चीज़ आपके शरीर को नुकसान नहीं दे पाएगी। और बहुत अच्छा रहता है यूरिनल के लिए भी, अगर किसी को यूरिनल की प्रॉब्लम है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। तो वो चीज़ आप अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंस्टेड ऑफ एलोवेरा, इंस्टेड ऑफ आंवला जूस। ओके, तो अगली जो मैं बात करने वाली हूँ, छोटा सा मैं नुस्खा बताऊंगी आपको, वो आपको घर पे अप्लाई करना है। करना क्या है, स्पेशली महिलाओं के लिए मैं ये बता रही हूँ। अमरूद के जो वो अमरूद के पत्ते, ठीक है, 5 या 6 पत्ते लेकर उन्हें अच्छे से उबाल लीजिए, और ठंडा होने पे, जिन्हें ल्यूकोरिया है मैं उनके लिए बात बोल रही हूँ, नॉर्मल लोग ये चीज़ ना करें। उन अमरूद के पत्तों का एक काढ़ा एक पानी से तैयार हो जाएगा, उस पानी से आपको अपना पूरा इंटीमेट एरिया जो है उसे अच्छे से वॉश करना है, और अंदर तक वॉश करना है। अगर आप ये चीज़ करती हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिन में आपको इस बीमारी से निजात मिल जाएगी, और आप बड़ा अच्छा और बड़ा हाइजीनिक फील करेंगे। ये चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा दूसरा एक मैं तरीका और बताऊंगी आपको, नीम के पानी से सफाई करना। नीम के पत्तों का पानी उबाल लीजिए, उससे भी अगर आप अपना इंटीमेट पार्ट अच्छे से वॉश करती हैं, चाहे आपको यूटीआई भी है तो भी आप ये चीज़ कर सकती हैं। बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं इसके, मैंने कई पेशेंट्स को बताया है। बाय चांस आप पत्ते नहीं उबालना चाहती, आप नीम के पत्ते नहीं उबालना चाहती, तो आप क्या करेंगे, आप डेटोल या सेवलॉन ले सकते हैं, और नहाते समय एक मग में आप उसको एक ढक्कन, सिर्फ एक ढक्कन डाल लीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कीजिए, और जितने भी आपके इंटीमेट पार्ट्स हैं, और ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ, सेवलॉन वाला जो है मैं सभी के लिए बता रही हूँ, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आ जाती हैं।
क्योंकि सफाई का ध्यान रखना दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो करना क्या है आपको कि उस मग में पानी में वो सेवलॉन या डिटॉल डाल के, जो लिक्विड आता है उसको डाल के अच्छे से उससे मतलब मिला के, और जितना भी इंटीमेट पार्ट है उसे बहुत अच्छे से क्लीन किया कीजिए। अगर आप स्नान करते वक्त ये प्रोसेस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर आपको इस तरह की बीमारियां हो पाएंगी। ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, दही। दही का सेवन कीजिए। दही अगर लिकोरिया पर्टिकुलर किसी को है, दही खाने का जो सही समय है वो है सुबह से शाम 4 बजे से पहले। क्योंकि आयुर्वेद एक चीज़ बताता है कि अगर आप दिन में दही खाते हैं तो आपको कोई मार नहीं सकता, और अगर आप रात में दही खाते हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। तो क्या करेंगे आप, सुबह मतलब 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं आई थिंक, तो अपने लंच के साथ एक कटोरी दही को भी ऐड कीजिए। अगर घर की जमी हुई दही है तो उससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, तो वो चीज़ आप ऐड कीजिए। मेरे हिसाब से उससे बढ़िया चीज़ नहीं हो सकती। दूसरी मैं जो रेमेडी बताने वाली हूँ आपको, जो हमारे घर में अक्सर बनती भी है, वो है गोंद कतीरा। ठीक है, गोंद कतीरा हम सभी जानते हैं। गोंद को रात को हमको भिगो के रखना होता है, सुबह उसको ग्राइंड करके उसमें दूध डाल के वो एक तरीके का शेक बन जाता है। अब उसमें अगर आपको स्वाद के लिए कुछ चाहिए तो आप उसमें रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, आप उसमें कोई ऐसा सिरप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं, आपको टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। एक तरीके का आपका शेक वो तैयार हो जाता है, और उसमें क्या होता है, बहुत टेस्टी भी होता है दोस्तों। क्योंकि मेरे भी घर में बन रहा है, और मुझे जो ये आदत डाली है, मैं यहाँ पर पूरी चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी, बट मम्मा है, उन्होंने ये चीज़ पीने की आदत डाली है। और कुछ दो बड़े अच्छे मेरे फ्रेंड हैं, तो ऑफ कोर्स वो लेकर आते थे, तो ये मेरे पीने के अपने घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप बनाते हैं, ऐसा नहीं कि लिकोरिया के लिए बनाएं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपको रीढ़ की हड्डी में अगर कोई कहता है कि आपका रेशा घिस गया है, जो शिनॉइल या कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, तो भी आप गोंद कतीरा सेवन कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, बरसातों में इसका सेवन ना करें, क्योंकि अब बरसातें लगनी वाली हैं, तो बरसातों में सेवन ना करें। गर्मी में इसको जितना चाहे पीजिए, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आता है। अगले जो मैं रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है बबूल की छाल का क्वाथ, बबूल की छाल का काढ़ा। बबूल के पेड़ आप सभी ने देखे होंगे, उसकी छाल ले आइए आप, पेड़ की छाल ले आइए, जो ऊपर से थोड़ी वैसी होती है, आसानी से वो रिमूवेबल होती है, निकल जाती है। करना क्या है आपको, इतनी सी छाल लेकर आप 1 लीटर बिस्लेरी की बोतल, अगर आप मैं मान के चलूँ, उसको आप एक बर्तन में उंडेल दीजिए और इतनी सी छाल उसमें डाल दीजिए। ध्यान रहे उस पर कोई गंदगी ना हो, उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, वरना वो नुकसान दे सकती है किसी तरीके से। जब हम उस छाल को बना लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, तो हमारे पास एक काढ़ा रेडी हो जाएगा। ध्यान रहे इतना पकाइए कि 250 ml ख़त्म हो जाए उसमें से, और सिर्फ 750 ml उसमें बच जाए। इस काढ़े को आप एक कांच की बोतल में ही रखिएगा, क्योंकि मैं अक्सर यही बात बताती हूँ कि जितने भी मैं आयुर्वेदिक काढ़े बताती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि इन्हें कांच की बोतल में स्टोर कीजिए, क्योंकि सड़ते नहीं है, ख़राब नहीं होते। और 1 लीटर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो ऑफकोर्स उसमें से भी फिर बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पीने लायक नहीं बचेगा। तो करना क्या है आपको, इस काढ़े का सेवन करना है रोज़ाना। आप चाहे तो रात को सोते समय कर सकते हैं, शाम के वक्त कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद आप इसका काढ़े का सेवन कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए मैं बता रही हूँ, पुरुषों के लिए नहीं है, ये महिलाएं ही इसके सेवन करें, और बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आसानी से ना मिले, और मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है। हालांकि आयुर्वेद में इतने ज़्यादा क्रिटिकल नुस्खे होते हैं कि कई बार समझ में नहीं आता, कूटना, छानना, पीसना, छत पर सुखाना, फिर उनको इमाम दस्ते में कूटना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी होता है, और मुझे करने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन ऑफकोर्स एक नया इंसान जो इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, शायद नहीं जानता है, नहीं जानती है इन चीज़ों के बारे में, तो उनको ऐसा लगता है कि यार कौन करे, कौन छाने, कौन पीसे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आलस की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपको वही चीज़ें बताती हूँ जो ईज़िली आप घर पे कर पाएँ और दूसरों को बता भी पाएँ।
अब मैं बात करूंगी, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, कारण, निवारण, लक्षण, सभी चीज़ें। थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी डाइट के बारे में, ठीक है, क्योंकि मैंने इलाज तो बता दिया आपको, लेकिन अगर डाइट का ख्याल नहीं रखा तो शायद ये इलाज भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या करना है आपको, डाइट का बहुत ध्यान रखना है। ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है, ज़्यादा नमकीन नहीं खाना है, ज़्यादा भुना हुआ नहीं खाना है। गोलगप्पे और बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड में रखो, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है। चाट पकौड़ियों को साइड में रखिए। सात्विक आहार लीजिए जहाँ तक हो सके। और सब्जियां इतनी अच्छी अच्छी इस टाइम है, टिंडे है, तुरई है, हरा घिया है, परवल की सब्जी बन रही है, इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, प्लीज़ थोड़ा जंक फूड को बिल्कुल नो कर दीजिए। बिल्कुल भी जंक फूड अगर इस कंडीशन में है तो बिल्कुल भी मत खाइएगा, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में ले जाएगा जंक फूड आपको। साथ ही साथ पौष्टिक भोजन खाइए जितना हो सके, ठीक है। हरी सब्जियों को अपने खाने में ऐड कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी दोस्तों, अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा चेंज कीजिए, ठीक है। लाइफस्टाइल थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, अगर करते हैं ज़्यादा फायदा होगा। तो इसमें आप लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो योगा को ऐड कीजिए, योग को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए, मैं पिछले कई सेशन में बता चुकी हूँ। दूसरी बात, जो महिलाएं, अगर आप जैसे इनर वेयर वगैरह जो आप यूज़ करती हैं, कोशिश कीजिए कि दिन में 1 या 2 बार उन्हें चेंज करें, दूसरे दिन उसे रिपीट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो भी आप अगर इस समस्या से जूझ रही हैं तो वो इन्फेक्शन को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा प्लीज़ कि जो भी आपके इनर वेयर है, और ये मैं महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बोल रही हूँ कि जो इनर वेयर है उन्हें एक दिन से 24 घंटे से ज़्यादा कैरी मत किया कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहे यूरिनल के लिए जा रहे हैं, आप चाहे स्टूल डिस्पोज के लिए जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन तो आगे प्रोसीड कर ही रहे हैं। अगर आप इस तरह हैं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं आप अपने, क्योंकि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो यूरिन के जरिए ही अंदर जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी मार्ग से ही अंदर जाता है। तो बहुत ध्यान रखिए, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होते हैं तो खासतौर पे मेरी जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, प्लीज़ जो भी आपके सैनिटरी पैड्स हैं उन्हें 4 से 6 घंटे में चेंज कर लिया कीजिए। आप वर्किंग हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि होता क्या है कि एक फ्लो जो भी आपका बाहर आप निकल रहा है वो ज़्यादा देर तक अगर उस पैड पर रहता है और ज़्यादा देर तक अगर आपके शरीर के साथ लगा हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को दावत दे रहा है। तो बड़े ध्यान रखना है इस चीज़ का। और एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर किया कीजिए, स्टेरलाइज पैड यूज़ करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। और आई थिंक मैं काफ़ी चीज़ें कवर कर चुकी हूँ आज। अगर उसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज हो, आपको लगता है कि मुझसे बात करनी है या मुझे कुछ आप नहीं पूछ पा रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, ठीक है, और आपको लगता है कि अलग से बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे प्लीज़ 8860741616। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके मैं आपकी समस्या का समाधान आपको दे सकूँ। अगर आप, और साथ ही साथ दोबारा मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी दोस्तों कि जो भी नॉलेज आप लोग गेन कर रहे हैं अपने तक मत रखिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए, क्योंकि काफ़ी हद तक मैं मानती हूँ कि एक हेल्थ अवेयरनेस ना होने के कारण या अज्ञानतावश भी लोग इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स उन्हें काफ़ी हद तक आने वाली बीमारियों से निजात मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट था वो मैं यहीं पर ही इसका समापन करना चाहूँगी, अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, इतने सारी लाइक्स और शेयर्स मिले, हमें कमेंट्स मिले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक मेरे आज की जो मेरे काम थे, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पूरी की है। और आप सभी का प्यार और दुआएं इसी तरह मुझे और मेरी पूरी टीम को, राकेश सर को मिलती रहे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि अपनों से ज़्यादा और परिवार से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। मेरी दुआ है आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय हिंद।